Assalamu alaikum students and welcome to the video. Our today lecture is about electromagnetism and some of its perspectives which are as follows. But firstly let's start from the electromagnetism. The word electromagnetism is basically composed of two words which include electro and magnetism. इलेक्ट्रो से मुराद हमेशा के लिए चार्जेस हुआ करता है और मैग्नेटिज्म वर्ड रेफर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म that is produced by the charges according to the word electromagnetism. First of all, we will learn that what does charge mean. Charge is actually the deficiency or excess of electron. किसी भी जगह पे जब कभी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी तादाद के अंदर एक्सेस आएगा या कहीं भी उनकी तादाद के अंदर डिफिशेंसी जो है वो देखी जाएगी, तो ये एक्सेस या डिफिशेंसी इलेक्ट्रॉन की चार्ज कहलाएगी। क्या मतलब इस बात का? लेकिन जब कभी भी हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, जो कि हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर, तो बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन कॉमनली दो वेज में की जाती है। वन इज़ रबिंग एंड अनदर वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अगर हम रबिंग की बात करें या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करें, दोनों केस में लेट्स डिस्कस द रबिंग फर्स्ट। कि जब कभी भी हम रब करेंगे दो सरफेसेस को, तो ज़रूर भी हर सरफेस के जो सरफेस रहा करती है हर एक ऑब्जेक्ट की, उसके ऊपर में एटम्स मौजूद होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर आल्सो इन ऑल ऑफ द शेल्स एंड स्पेसिफिकली आर कंसर्न विल बी विद द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन वैलेंस शेल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दैट आर वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग रबिंग जब भी वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट में एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी एंड द नेक्स्ट सरफेस विल हैव द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल बी नॉमिनेटेड एज चार्ज। अब हमारा कंसर्न यहाँ पे ये है चार्ज के साथ कि चार्ज जो है हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो कि मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड हो। तो याद रखिएगा कि चार्जेस जो हैं दीज आर बेसिकली डिस्कस्ड इन टू स्टेट्स विच इंक्लूड रेस्ट एंड मोशन। अब चार्जेस जब कभी रेस्ट में देखे गए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की प्रॉपर्टीज थी, दैट वर इलेक्ट्रिक, कि उनके अबाउट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी। बट अपॉन ऑब्जर्वेशन of charges in motion, it is seen that they have two type of fields around them which include electric as well as magnetic field। तो अगर चार्जेस मोशन में होने की वजह से दोनों फील्ड रखते हैं तो फिर हम यहाँ पे इस तरह डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है जो कि चार्ज उस वक्त एग्जिबिट करते हैं when they are in motion. So simply we can say the study of magnetic properties exhibited by the charges in motion is known as electromagnetism। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठा होगा। So firstly I will share you the perspectives that I'm gonna discuss with you people in this video. Inshallah we will start from a simple experiment to confirm that is there magnetism around the charges that are in motion. Next we will goes toward magnetic field to the current carrying wire
and solenoid, then we will find the direction of that very magnetic field, and we will discuss two right hand rules for that, right hand rule 1 and 2. Next one will be earth magnetism, force on current carrying conductor, and then in last inshallah direction of force, and also two different rules for that, which include right hand rule 3 and Fleming left hand rule. So let's start with the first topic, that is conformation of magnetic field. अच्छा, अब हमने ये जो बात की कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म जब कभी चार्जेस मोशन में है तो उनके अबाउट में, उसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था, whose name is Hans Oersted. Hans Oersted for the first time in 1820 discovers that whenever charges are in motion they carry magnetic field. उसके लिए उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, एंड वी विल डिस्कस दैट एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि अगर आप देखें चार्जेस इन मोशन की हम बात करें तो चार्जेस इन मोशन को वी आर रेफर करंट। जब कभी चार्जेस मोशन किया करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। तो सिंपली अगर हम करंट को ही ऑब्जर्व करें तो करंट इज बेसिकली चार्जेस इन मोशन। अब इस बात को कंफर्म करना कि उनके गिर्द मैग्नेटिज्म है या नहीं, उसके लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपास। सो व्हाट इज़ दिस कंपास? लेट्स डिस्कस दैट वेरी थिंग फर्स्ट। कंपास एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम डायरेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और असल में ये वर्क किस तरह से करती है ये हमारा कंसर्न है। It is a device which is used for the identification of the direction which works by interacting with the Earth's magnetic field. याद रखिएगा कि कंपास जो है ये खुद भी एक छोटा सा मैग्नेट हुआ करता है। कंपास itself is a tiny magnet, और हमारी ज़मीन जो है वो भी मैग्नेटिज्म एग्जिबिट करती है, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे भी कि किस तरह वो करती है। लेकिन कंपास जब कभी अगर ये एक मैग्नेट है तो फिर दूसरे किसी की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ज़रूर भी डिफ्लेक्शन देगा, और अगर हमें किसी जगह पर कंपास में डिफ्लेक्शन मिल रही हो तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से आ सकती है कि यहाँ नज़दीक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एक मैग्नेट सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नेट के साथ ही इंटरेक्ट करके डिफ्लेक्शन दे सकता है। तो हैंस ओरस्टेड ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक वायर के गिर्द एक कंपास को रखा, और जिस तरह से हम उसके लिए एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि लेट वी हैव अ बैटरी हियर अटैच्ड विद अ सर्किट which have a resistor, and current is flowing from positive terminal toward the negative. तो इस केस में देखा ही गया कि जब कभी इस सर्किट को ऑन कंडीशन में रखा गया तो अपॉन ऑन कंडीशन कंपास नीडल जो था उसने डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर दी। अब हम तो जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त डिफ्लेक्शन देते हैं कि जब कभी ये मैग्नेटिज्म इसके गिर्द हो, और यहाँ पे तो ये मैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ इन चार्जेस की वजह से था जो कि मोशन में है, जैसे हम करंट कहा करते हैं। तो फिर ये कंफर्म करता है कि जब कभी भी चार्जेस मोशन में होंगे तो उनके अबाउट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, दे विल आल्सो कैरी magnetic field around them. Next one is magnetic field due to the current carrying wire or wire and coil. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर मौजूद है तो उसकी डायरेक्शन किस तरह की है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, फॉर दैट वेरी कंसर्न वी हैव the next topic, that is magnetic field due to the current carrying wire, and then also we will discuss for the coil. मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की हो सकती है एक वायर के लिए, उसके लिए हम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके लिए वी हैव अ कार्डबोर्ड, और उस कार्डबोर्ड के मिड में से हमने एक होल किया है, और उसमें से हमने एक
वायर जो है उसको पास किया है, दैट हैज सर्टेन लेंथ L and certain amount of current I is passing through it. अब हमने हेंस और स्टेट के अकॉर्डिंगली ये तो जान लिया कि इसके अबाउट में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी ये देखने के लिए हमने इसके अबाउट में डिफरेंट नंबर ऑफ कंपास रखे। देखा ये गया कि ये कंपास जो कि शुरू में डिफरेंट ओरिएंटेशन रखते थे, जब इस वायर में से करंट को पास किया गया तो सिर्फ और सिर्फ करंट के पास होने की वजह से इन सारे कंपास ने अपने आप को सर्कुलर शेप के अंदर अलाइन कर दिया। अब इनका अपने आप को सर्कुलर शेप के अंदर अलाइन करना ये कंफर्म करता था। पहली बात तो ये कि इनकी अलाइनमेंट ये कंफर्म करती है कि ये अलाइनमेंट सिर्फ उसी ही वक्त में होगी कि जब इनके करीब में मैग्नेटिज्म होगा, क्योंकि कंपास इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट। तो फिर यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ इस वायर में से करंट के पास होने की वजह से था, क्योंकि बिफोर द करंट देयर वर नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल वर इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन बिफोर द पैसेज ऑफ करंट। अब करंट यहाँ से पास हुआ तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, और इन सब की सर्कुलर अलाइनमेंट यहाँ पे ये डिटरमिन करती है कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के में से जब कभी करंट पास होगा तो इसके अबाउट में सर्कुलर शेप की होगी। अब सेम यही थिंग कंफर्म करने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि हम सेम कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन की फिलिंग, छोटी छोटी आयरन के पीसेस वो जो है स्प्रिंकल कर देते हैं, और फिर उसमें हम इस तरह करते हैं कि उस वायर में करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं। देखा ये गया कि जब यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे मौजूद जितने भी स्प्रिंकल्स थे, जितने भी आयरन फिलिंग्स थे, पार्टिकल्स थे, उन्होंने अपने आप को सर्कुलर शेप में, कंसेंट्रिक सर्कुलर शेप में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब इनकी अरेंजमेंट इस बात को कंफर्म करती है कि ये आयरन जो है एक मैग्नेटिक लाइक मटेरियल है, क्योंकि ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द मैग्नेट, और यहाँ पे अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है और अलाइनमेंट शो कर रहा है तो it is confirming that there is a magnetism in the wire because of the current, which is basically the charges in motion. अब यहाँ पे इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी चार्जेस की मोशन की वजह से, उसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे विद द राइट हैंड रूल। यहाँ से देखा तो ये गया कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर शेप की है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए या किसी भी जगह पे किसी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की हो सकती है, उस पर्पस के लिए वी हैव अ रूल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज राइट हैंड रूल 1, विच इज सिंपल। राइट हैंड रूल 1 ये है कि हमने करना है कि अपने राइट हैंड के सारी फिंगर्स को और थंब को एक्सटेंड इस तरह से करना है कि दोनों के दरमियान में एंगल 90 हो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो हमारा थंब है, हमने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपनी फिंगर्स को हमने कर्ल कर देना है, हल्का हल्का हमने कर्ल करना है। अब जब हम इन्हें कर्ल करेंगे तो कर्लिंग फिंगर्स यहाँ पे इंडिकेट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज सर्कुलर इन शेप in this very case. Moving toward the next topic, magnetic field due to the coil. Coil is actually a wire, but not in a straight way. जब कभी हम वायर को वाउंड कर देंगे, उसे हम स्ट्रेट शेप में नहीं छोड़ेंगे, तो वो वाउंडेड की वायर जो है वो फिर वायर नहीं कहलाएगी। वी विल कॉल दैट वेरी वायर एज coil. Coil is a wounded wire which is perfectly in a closed shape. जब हम उसे क्लोज शेप दे देंगे, क्लोज शेप का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ से स्टार्ट लिया आप वहीं पे अगर आप किसी शेप की पहुँच रहे हैं अपनी सारी मोशन को कंप्लीट करने के बाद, तो वो पाथ जो है वो क्लोज है, वो शेप जो है वो क्लोज। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लोज जो है ये मे भी दो तरह की हो सकती है, जो कि हमारा इस चैप्टर में कंसर्न रहेगा। वन इज सर्कुलर वन एंड द अनदर वन इज रेक्टेंगल।
अब जब कभी भी आपको एक कोई वायर रेक्टेंगुलर शेप में ओरिएंटेड मिले या वो सर्कुलर शेप में हो, तो हम उसको सिंपल वायर नहीं कहेंगे, वी विल कॉल दैट वेरी वायर एज कॉइल। अब कंसर्न हमारा यहाँ पे ये है कि उस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह की होगी। अब कॉइल चूँकि मैग्नेट वायर का ही हिस्सा है, तो सेम उसी तरह से जिस तरह के वायर के अबाउट में सर्कुलर शेप की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कॉइल के भी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से सर्कुलर शेप की हो। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी एक कॉइल जो है वो डिस्कस की है, और उसकी अबाउट में अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर शेप की है। अब यहाँ पे कंसर्न ये है कि हम देखें जितनी भी ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर कॉइल के बाहर वाली साइड आ रही है, इट इज स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज नॉट competing together, but the field that is inside is in collection form। सारी की सारी फील्ड जो अंदर मौजूद है वो आपस में इकट्ठी हो रही है, इट इज यूनाइटिंग। तो फिर अपॉन यूनाइटिंग it will provide maximum strength of magnetic field inside as compared to that of the outside, which is written here that magnetic field is spreading away while it is being collected inside, which provides strength to it। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कॉइल के इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आउटसाइड। नेक्स्ट वन इज सोलेनाइड, कि जब कभी हम इस तरह करें कि एक सिंगल कॉइल ना लें, बहुत सारी कॉइल्स को हम स्टेप टू स्टेप आपस में कलेक्ट करते हैं, तो वो इकट्ठी शेप जो है जिसमें नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी उसे हम सोलेनाइड कहेंगे, विच इज डिफाइंड एज when number of coils are shaped as spiral or helix। Spiral or helix shape is shown here। This shape is actually known as spiral or helix, which you can simply recall by considering the shape of a spring। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ये एक कोयल आ गई, दैट वन इज नेक्स्ट एंड दैट वन इज नेक्स्ट, तो ये सारी कलेक्शन जो है इसे हम फिर सोलेनाइड कहते हैं। अब सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी, तो आप देखें जैसा कि हमने एक कोयल के लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ से कंफर्म किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से सब सारी कोयल की इकट्ठी होगी, तो रिजल्ट में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पर सारी की सारी सोलेनाइड की स्ट्रॉन्ग रहेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कॉइल जो है वो वीक हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर यही पूछा जाता है कि सोलेनाइड के लिए बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड पर स्ट्रॉन्ग रहेगी या आउटसाइड पर स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर किस तरह का होगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा के लिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के इनसाइड पर स्ट्रॉन्ग रहती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आउटसाइड। यहाँ पे एक चीज़ और जो कि हमारा कंसर्न रहना चाहिए इज दैट कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कॉइल के अबाउट में, सोलेनाइड के अबाउट, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के अबाउट में होती है, और अगर यहाँ पे कॉइल और सोलेनाइड के अबाउट में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो इट इज कन्फर्मिंग that this very solenoid is not no more solenoid only, but is actually a magnet now। और अगर ये मैग्नेट है तो फिर मैग्नेट का तो एक नॉर्थ पोल हुआ करता है, एक साउथ, तो फिर यहाँ पे सोलेनाइड के लिए नॉर्थ पोल की डायरेक्शन किधर होगी वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल 2, विच इज सिंपल, कि हमने करना ये है कि हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देना है करंट की डायरेक्शन के अंदर। जिस तरह से यहाँ पे हमने करंट को इनसाइड यहाँ पे इन्वर्ट किए, तो हम अपनी फिंगर्स को भी इसी ही डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो फिर जिस तरफ को हमारा थंब पॉइंट कर रहा होगा असल में वो जो है डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं करंट की, दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये हम बेसिकली कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रूल्स भी सारे के सारे कन्वेंशनल के लिए ही फॉलो किए जाएंगे। दो के राइट हैंड रूल 1 हमने डिस्कस किया और यहाँ पे राइट हैंड रूल 2। लेकिन जब कभी हम इलेक्ट्रॉनिक रूल करंट की तरफ आएंगे तो उसके लिए याद अपना रखना है
कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में जो सेम यही रूल होगा, राइट हैंड रूल 1, जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी थी, और राइट हैंड रूल 2 जिसकी मदद से हम नॉर्थ पोल की इंडिकेशन करते हैं। दोनों रूल्स हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में राइट हैंड से अप्लाई नहीं करेंगे, which is written here as a note. Must remember it कि whenever for the electronic current, इस केस में all three right hand rules will be applied with the left hand. One right hand rule we will discuss that later with the Fleming left hand rule for the force on current carrying conductor whenever it is placed in a magnetic field. I think it's enough for this video. So and till the next video, Allah Hafiz.